नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज श्री गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है और श्री गुरु नानक देव की 553वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के कई गुरुद्वारों में आज भजन कीर्तन और प्रभात फेरियां देखने को मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर गुरुदेव की एक वीडियो शेयर की और लिखा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे सभी प्रयासों में उनकी महान शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहें। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरों में पीएम मोदी को एक विशेष अरदास में शामिल होते हुए देखा जा सकता है। आप भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर कितनी खुशनुमा लग रही है और यहाँ पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के G20 की अध्यक्षता में लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी और भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में बाली में किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के शीर्ष नेता शामिल होंगे और विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की G20 की अध्यक्षता में लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। बता दें आपको कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर के करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने और वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता अब जोरों से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हिमाचल चुनाव प्रचार में आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मिशन हिमाचल का नया प्लान तैयार हो चुका है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनाव प्रचार के लिए दोपहर में शिमला पहुंचेंगे। खड़गे आपको बता दें कि बुधवार को शिमला और सोलन में नालागढ़ में चुनावी जनसभाएं करेंगे और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद चुनावी रैलियां और दूसरे प्रचार बंद हो जाएंगे और इसी के बाद नेताओं को केवल डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत होगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार को 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के पालमपुर, आनी और ठियोग में 3 जनसभाएं करने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कई राजनीतिक रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और खबर अब औरंगाबाद से है, जहां नवयुवक नशे का शिकार हो रहे हैं और नवयुवकों में नशा मुक्ति संबंधों के तहत जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रजा अकेडमी ने मोर्चा संभाला है और इसी दौरान एक मार्च किया गया। इस मोर्चे में कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बढ़ चढ़कर लोग इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। तमाम विद्यार्थी भी यहाँ पर मिले हैं और उन्होंने लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का ये बेड़ा उठाया है, जिसके तहत ये मोर्चा निकाला गया। तो नहीं ठहराएंगे हम, बस हुकूमत से और हुकूमत के कारिंदों से और बिलखुसूस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, ये कमिश्नर साहब से ये अपील करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पर जो है कड़क कार्रवाई करें। अगर इन पर कड़क कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है, तो ये हमारा। और बीड़ और माजलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसान कामगार पक्ष ने विविध मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। दरअसल बीड़ जिले के मालगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अनाज खरीद बिक्री करने आने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है
और इसी बाजार में आने वालों को काफी परेशानी होती है। कई बार लिखित शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस बात से अब किसान काफी नाराज हैं और किसान कामगार पक्ष की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोंढ्यामध्ये रोज 2000 शेतकरी या ठिकाणी माल घेऊन येतात आणि या बाजार समितीला या शेतकऱ्यापासून साधारणतः 3 ते 4 लाख रुपये रोजचं उत्पन्न आहे आणि उत्पन्न असताना देखील या बाजार समितीकडून शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली गेलेली नाही, त्याला बाथरूमची व्यवस्था केली गेलेली नाही। माजलगावपासून 5 किलोमीटर अंतरावर मोंढा असल्यामुळे त्यांना येण्या जाण्यासाठी असणारा कृषी रथ त्या ठिकाणी बंद पडलेला आहे आणि 1 रुपयाला जेवण ही सुविधा फक्त स्टंटबाजी केलेली। त्या ठिकाणी 2000 लोक येतात आणि केवळ 100 लोकांना जेवण दिलं जातंय। यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आम्ही आज या ठिकाणी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन या ठिकाणी करत आहोत आणि जर या प्रशासनाला जाग आली नाही, या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कुलूप ठोकू। बुल्ढाना के सोमनाथ मंदिर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 11,000 दियों से सजाया गया है। बता दें आपको कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ महाराज के शिव मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए दर्शन करने पहुंचे हैं और यहां पर दियों से सजा हुआ ये मंदिर भक्तों को दिव्य अनुभूति प्रदान कर रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर दियों से इस मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी भी दियों से मंदिर सजा रहे हैं और इसी के साथ ही भक्तों का तांता लगा हुआ मंदिर में देखा गया है। और कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के दौरान मंगलवार को काशी के मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गर्भगृह से लेकर परिसर के सभी विग्रहों के मंदिरों के कपाट 3 घंटे तक के लिए बंद रहेंगे। तो वहीं अन्नपूर्णा मंदिर का कपाट 4 घंटे और श्री संकट मोचन मंदिर के कपाट लगभग 10 घंटे के लिए बंद रहेंगे। बता दें आपको कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम को 5:10 पर शुरू होकर के शाम 6:19 तक के लिए चंद्र ग्रहण रहेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए दोपहर 3:30 से ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य सभी विग्रहों के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे और शाम को 6:30 पर ग्रह पूजा के बाद ही मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे ने एक रहस्योद्घाटन कर लोगों को अचंभित कर दिया है। सार्वजनिक रूप से श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि उद्धव गुट सेना और शिवसेना के कुछ और सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। तुम्हाला म्हणालो की आमदार जे आहेत, काही आमदार असतील, काही खासदार असतील, हेही जे आहे ते आमच्या संपर्कामध्ये आहेत आणि काही दिवसानंतर आपल्याला नक्कीच कळेल की कोणाचे आमदार कुठे जातात ते आणि कोणाच्या संपर्कात आहेत जास्त आणि किती नंबर जो आहे तो हा येणाऱ्या काळामध्ये वाढणार आहे। तो काँग्रेसचे आमदार पण संपर्कात असतात माहिती आहे। मी ते बोललो सगळ्यांचे आमदार जे आहेत हे आमच्या संपर्कामध्ये आहेत। आजच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगितल्या की तुम्हाला पुढे जे स्टोरी करण्यासाठी मजा येणार नाही, तर आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों के साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक बैठक भी की और अधिकारियों के इस निरीक्षण के दौरान हाथ पांव फूल गए। दरअसल आयुक्त दीपक रावत ने पहले बिजली के तारों के खुले पड़े होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और फिर इंजीनियर्स के मौके पर उपस्थित न होने पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई गई। आयुक्त दीपक रावत ने कहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग यहां लग सकती है और कौन जिम्मेदार होगा अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियर के छुट्टी पर जाने से भी वो काफी नाराज नजर आए। जो स्टेडियम में काम चल रहा है तो खैर पुराना काम है, लेकिन बहुत से काम स्टेडियम में ऐसे थे जो कि बिल्डिंग्स तो पहले से थी लेकिन पूरी तरह से फिनिश नहीं थी। तो इसमें एक तो जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, उस मल्टीपर्पज़ हॉल पे लाइटिंग का काम और उसके लिए जिस तरह की फ्लोरिंग होनी चाहिए ये काम था। ये कुल मिला के 15 करोड़ के काम है। और इसमें दूसरा वर्क जो है वो जो बैडमिंटन हॉल है, इसको बैडमिंटन हॉल कहते हैं, उसके कोर्ट्स का और कोर्ट्स के साथ साथ उसमें भी लाइटिंग का वर्क है। और जो आपका स्विमिंग पूल था उससे लगता हुआ ही एक पोर्शन जो डाइविंग के काम आएगा वो वाला काम बचता है। तो कुल मिला के 15 करोड़ के वर्क्स हैं जो कि
मौके पे चल रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट से मैंने कहा है कि एक तो जो आपका वर्क शेड्यूल है ये साइट पे चिपका हुआ रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि शेड्यूल आपका कहीं और पड़ा हुआ है, उसको कोई रिव्यू ना कर रहा हो, कोई देख ना रहा हो। और सेकेंडली ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो स्पेशल का तरह का ये काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो कोई भी कर दे, तो जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, सिविल के एक्सपर्ट हों चाहे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट हों, वो साइट पे मौजूद रहने चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होते भी हैं कि अगर ये मौजूद ना रहें तो जो पेनल्टी है वो हमें डालनी चाहिए। पेनल्टी लगाएगी सर? निर्देश दिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि एक बार हम मिस कर जाएं तो आगे जाके इनका रिव्यू बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी वक्त कोई गलती हो सकती है। सर रखरखाव भी बहुत जरूरी है स्टेडियम का सर। मिनी स्टेडियम की स्थिति जर्जर की स्थिति बनी हुई है, बास्केटबॉल है, कई खेल वहाँ अभी बंद पड़े हैं वहाँ पर। मिनी स्टेडियम में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ग्राउंड लेवल नहीं है, तो उसके लिए अलग से 4 करोड़ रुपीस आ चुके हैं और उसके टेंडर्स भी आप लोगों ने उसमें अग्रिम कार्रवाई की है। बड़ी जल्दी इसका वर्क अलॉट हो जाएगा और क्योंकि वो शहर के बीच में है, बहुत हाई डिमांड में रहता है वो। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर फैलाए जा रहे हर भ्रम को दूर कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है, जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। सर, इसमें ही एक सप्लीमेंट्री है, अगर आप परमिट करें तो। पहली बात यह है कि मान लीजिए वहां से नहीं आता है, तो आप लोगों ने कैसे उसका वो किया है, अरेंजमेंट किया है? जैसे क्योंकि एनपीएस में जो कर्मचारी उसमें भी रिटायर होना है अभी अगले साल जब भी होगा, और वो मनी जो है आपके पास अभी कंट्रोल उसका नहीं है। लगभग सभी राज्यों की यही प्रॉब्लम है। तो बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए, दूसरा जो एग्रीमेंट किया है सर, जब एग्रीमेंट हुआ होगा आपकी सरकार ने, तो उस वक्त एग्रीमेंट किसने किया था और उसमें क्या क्लॉज है विड्रॉल का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ तो खाते में जमा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी, जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता तो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूं जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। एक तरफ जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया, तो दूसरी ही तरफ उन्होंने कमलनाथ को भी घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आप सुनिए। जो सत्र होता है उसमें तो बात रखते नहीं है, फिर कहते हैं सत्र बड़ा कर दो। हल्ला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ये ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं। जब चर्चा की बात आती है तब हल्ला करते हैं, तब पलायन करते हैं। मुख्यमंत्री तक का तो भाषण सुनते नहीं। ऑनर किलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, पर यह दरअसल
पड़ोस की एक बच्ची को धीरू जाटव नाम का बच्चा 2 साल पहले ले गया था। अब उस बच्ची के भी बच्चा है। इसमें वो अभी दिवाली के बाद से आया हुआ था, तो उसके बाद में ये घटना घटी है। 7 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हो गया है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश जाटव, लड़की का पिता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रा का ध्येय पहले दिन से ही नहीं था, तो बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और मैंने जैसा कहा कि उन्हें खेद पत्र जारी करना चाहिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वही घोषणा करके गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यहाँ पर, 10 दिन में 2 लाख किसान का माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा लिया हो तो पहले तो घुसने के पहले उनसे कार्रवाई करें, और घुसने के पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में किसान से माफी मांगे, नौजवान से माफी मांगे। माननीय कमलनाथ जी को खेद पत्र तैयार करना चाहिए पहले, जो उन्होंने किसानों से, नौजवानों से झूठे वादे किए थे पिछली बार, उसके लिए खेद पत्र जारी करें तो अच्छा है। और वैसे भी नए वचन पत्र को बनाने की जरूरत क्या है, पुराने वाले वचन पत्र की तारीखें बदल दें बस, क्योंकि किया तो उसमें भी कुछ नहीं है ना, तो तारीख बदल दें। फिल्म अभिनेत्री और यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी और इसी क्रम में सोमवार को वो निगोहा के लालपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के पोषण आहार के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने गांव के लोगों से बच्चों के पोषण आहार के बारे में बात की और इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का वजन और लंबाई भी नापी गई। इस बीच आपको ये बता दें कि केंद्र के बाहर प्रियंका की एक झलक पाने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई। Right now, I'm in Lucknow, India with UNICEF, and I'm really looking forward to this field visit. I've spent a few of my childhood years at school in Lucknow. I have family and friends here, and I'm keen to understand how the needle has shifted for women and children in the state of Uttar Pradesh. I want to see firsthand how technology and innovation is making that shift at scale. Across India, gender equality results in unequal opportunities, and it is the girls that are most disadvantaged. We're visiting various UNICEF partners to see the work that's being done with the aim to end violence and discrimination against girls. I will hear about the challenges they face in everyday life and see the solutions on hand, because what is needed is solutions at scale. As I've said often enough, women and girls are the key in building better futures, not just for themselves, but for their communities. और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की औरंगाबाद पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने वाले एक व्यापारी और 2 चोरों के साथ साथ 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों रुपए के चोरी किए गए आभूषण, बाइक, तमंचा और चाकू जैसी चीजें बरामद की हैं। को पहले से पता है 1/2 नवंबर की रात को विवेक ज्वेलर्स नाम की दुकान है सराफा बाजार औरंगाबाद के अंदर, वहाँ हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की रात को वहाँ पे चोरी हो गई है। और जो चोर है मेरे और SHO साहब स्वयं हम लोग घटनास्थल पे उपस्थित थे। चोर जो है अंदर पीछे के रास्ते से घुसे थे और उन्होंने चोरी की थी और इसमें कुछ चांदी का सामान और सोने का सामान गया था उन लोगों का। तो हमारी टीम तब से लगातार काम कर रही थी। ऐसा हमें पहले भी सूचना आई थी कि जहांगीराबाद के अंदर इसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, तो इंस्पेक्टर जहांगीराबाद भी इनके पीछे लगे हुए थे। फिर 5 नवंबर को एक संदिग्ध व्यक्ति को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था और उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार करके भेजा गया था। उससे हमें कुछ नाम प्रकाश में आए थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।